आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। आज के इस लाइव सेशन में आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना कार्य निष्पादन कर रहे होंगे, साथ ही अपना शानदार जीवन भी जी रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ज़रा कंफर्म कर देंगे। यहाँ थोड़ा नेटवर्क कमज़ोर है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपसे कनेक्ट ओके सर। करता हूँ। अच्छा, वाह उपेंद्र जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एकदम जबरदस्त सर। अरे वाह, ये हुई ना बात, है ना? जो भी हो, जबरदस्त होना चाहिए। आप सभी का स्वस्थ होना चाहिए और शानदार तरीके से सीखते रहने के लिए आपका बच सीखते रहने के लिए तैयार और मस्त होना चाहिए, और जीवन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तो आप सभी को राम राम नमस्कार। एक नया अमेंडमेंट जो आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2025 को एक ड्राफ्ट लेटर जारी किया और सामान्य जन से या स्टेक होल्डर से उन्होंने कुछ सजेशन मांगा कि हम जो है इन ऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। आपका कोई सुझाव हो या कोई आपका मत हो, विचार हो, तो आप हमें 3 जून तक, सॉरी 6 जून 2025 तक आप भेज सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कनेक्ट टू रेगुलेट कनेक्ट टू रेगुलेट उसमें लिंक के माध्यम से, जो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर है, या पते पर भी भेज सकते हैं। जो जो फोर्ट मुंबई का एड्रेस है, भारतीय रिजर्व बैंक बिजनेस कंडक्ट ग्रुप, चीफ जनरल मैनेजर, जो इनका हेड ऑफिस है भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई। तो इस पते पर भी भेज सकते हैं, जो आपका फोर्ट मुंबई में जो इनका ऑफिस है। उन दो तरीके से उन्होंने बोला है कि 6 जून 2025 तक आप जो है, जो सामान्य जनता है या स्टेक होल्डर हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कमेंट भेज सकते हैं। और ये ड्राफ्ट सर्कुलर लाया। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखे होंगे कि इन ऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट से जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर पूछा जाता है। भले ही आप सभी जानते हैं नहीं जानते हैं, उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि ये अकाउंट्स जो हैं, इनऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट, किसी भारत में रहने वाले नागरिक या किसी भी आपके कस्टमर का है, जो ट्रस्ट करके अपना पैसा जो है बैंक में रखा है। अगर वो लेन देन नहीं कर रहा है तो अनक्लेम्ड है, तो उस पैसे को उसके क्लेमेंट तक भेज दिया जाए। इसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और इसके लिए सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंकों का काम है भरोसा का, ट्रस्ट का, और जो भारत में रहने वाले नागरिक या जो भी ग्राहक हैं उनको या उनके पैसे को सुरक्षित रखना और उसके क्लेमेंट तक पहुंचाना। जब इनऑपरेटिव हो जाता है और अनक्लेम डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनके गाइडलाइन दिए अभी हम लोग सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको चर्चा में शामिल करता हूं। तो अभी जरा कोई साथी कंफर्म कर दें, आपको पावर पॉइंट विजिबल है? जो हमारा पावर पॉइंट है, पीपीटी दिख पा रहा है, जिसमें मैं रिवाइज गाइडलाइन ऑन इनऑपरेटिव अनक्लेम जी डिपॉजिट सर, यस दिख सर। रहा है। यस सर। दिख रहा है? बहुत बढ़िया। थोड़ा ऐसे बात करते रहेंगे तो रात्रि का समय है, सफर अच्छा रहेगा, है ना? शहर में मैं चला, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे, चलते वक्त पैर हड्डी में पड़ा और हड्डी के ये बयान थे कि ऐ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। जब हम ऐसे सफर में पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा यस नो करते रहिएगा, है ना? है ना? कुछ पूछूंगा तो उससे क्या रहेगा कि सफर चलता रहेगा। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगेगा मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं आप, हैं? संग संग चलूंगा मैं, बन के बसंती पवन। ऐसे होता है ना, गाना वाना गाते हैं कि नहीं? गाना जरूर गाते रहिए, क्योंकि जितनी देर आप गाना गाते हैं आपके शरीर में पॉजिटिव सेल्स पैदा होते हैं, और वो पॉजिटिव सेल्स आपको कल काम करने के लिए मदद करते हैं। इसलिए किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, खुद गाना गाते रहिए। और आप गाना गा के खुद देख लीजिएगा, आप एक अलग तरन्नुम में पहुंच जाते हैं, अलग फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण चीज, 23 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी किया
और उस प्रेस रिलीज में भारतीय रिजर्व बैंक ने पब्लिक कमेंट इनवाइट किया कि हम एक सर्कुलर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक एक रेगुलेटर है और भारतीय रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत वो अमेंडमेंट करता रहता है और बैंकों को मार्गदर्शन देता रहता है, उनको गाइडलाइन देता रहता है, डायरेक्शन देता रहता है उस सेक्शन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और उसमें चेंज करता रहता है, रिवाइज इंस्ट्रक्शन देता रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर रहे हैं जो रिवाइज इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो इन ऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट को डील करेंगे, और ये अमेंडमेंट 2025 कहलाएगा। इसके लिए कमेंट मांगा है। कनेक्ट टू रेगुलेट एक वेबसाइट के लिंक के माध्यम से या उनके पते पर, जो रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस पोर्ट मुंबई पर है, बिजनेस कंडक्ट ग्रुप के एड्रेस पर मांगा है। इस कड़ी में जो अभी वर्तमान में जो गाइडलाइन इफेक्टिव है, वो गाइडलाइन इशू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। तो गाइडलाइन ऑन इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम डिपॉजिट इन बैंक्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, जिसके लिए हमने उसमें भी डिटेल सेशन किया था। कुछ समराइज तरीके से मैं बता देता हूं कि जब भी कोई खाता जो है 10 साल से ज़्यादा इनऑपरेटिव हो जाता है या 10 साल से ज़्यादा अनक्लेम्ड हो जाता है, कि उसका क्लेमेंट नहीं आता है, तो उस खाते को हम लोग अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं। किसी भी खाते में अगर ऑपरेशन 10 साल से ज़्यादा नहीं होता है या उस खाते में अनक्लेम अमाउंट जो है 10 साल से ज़्यादा होता है, तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। और ऐसे डिपॉजिट जो हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जिसको डेप फंड कहते हैं, उसमें ट्रांसफर किया जाता है, एंड इट इज मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो सामान्य सी बात है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए हम लोग स्क्रीन में पहले ले आए। तो उन्होंने क्या गाइडलाइन था पहला वाला, कि भाई जो भी 10 साल से ऊपर अगर लेन देन नहीं हो रहा है, 10 साल से ज़्यादा अगर इनऑपरेटिव है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, और उसका कोई क्लेमेंट नहीं आया, तो उस पैसे को डेप फंड में ट्रांसफर कर दीजिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। और जब क्लेमेंट आ जाता है तो उसमें क्लेम करके 3% जो इंटरेस्ट रेट है देके वो सेटल किया जा सकता है। ड्यू डिलीजेंस करने की जिम्मेदारी बैंक की है। ये सामान्य बात है जो आप जानते हैं। मैं एग्जिस्टिंग गाइडलाइन की बात कर रहा हूं जो अभी वर्तमान में आप हैं, और जो चेंजेस आया है वो ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है आरबीआई ने, और कुछ सजेशन मांगा है, और क्या चेंजेस किया है हम थोड़ी देर में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ये डायरेक्ट करता है या मार्गदर्शन देता है कि बैंक जो है अपने खातेदारों का जो इनऑपरेटिव अकाउंट है उनको आइडेंटिफाई करे, उनको रिव्यू करे, उनको मॉनिटर करे, और ताकि इन खातों में जो पैसा है, आप सोचिए किसी खाते में पैसा है, कोई लेने नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है, उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो इनके लिए कहता है कि ऐसे खातों को कड़ी निगरानी रख लीजिए, इनको अलग से कैटेगराइज कर लीजिए, और इनकी समीक्षा करिए, और इनको मॉनिटरिंग करिए, ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड प्रिवेंट किया जाए, और उनके कस्टमर को ट्रेस किया जाए या उनके लीगल हेयर को ट्रेस किया जाए, और उनका जो सुरक्षित पैसा है वो लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दिया जाए या क्लेमेंट तक दे दिया जाए। तो इसको आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग के तौर पे कहा गया है कि ऐसे खातों का रिव्यू किया जाए, और रिव्यू ऑफ सच अकाउंट शुड बी डन एनुअली। ऐसे अकाउंट का रिव्यू जो है एनुअली हो। शब्दशः इसको याद रख लीजिए। अगर गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये हायर स्केल में ये सवाल पूछा गया है कि बड़े स्केल में, जैसे स्केल 2 और 3 में, कि आरबीआई ने जिन खातों में ऑपरेशन नहीं हो रहा है उनके रिव्यू के लिए क्या फ्रीक्वेंसी में रिव्यू, मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा है। तो उनमें 1 साल एनुअली भी रहेगा, और जो 2 इयर्स वाला भी रहेगा। तो कई लोग गलती कर देते हैं, बाई 2 इयर्स भी लिख देते हैं। तो रिव्यू करने के लिए एनुअली है। अगर कोई कस्टमर जो है ट्रांजेक्शन नहीं करता या कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो इसको जो है हमको अलग कैटेगरी में रखना है, इसकी रिव्यू एनुअली करेंगे। एक सवाल केवाईसी में भी पूछता है
कि रिस्क कैटेगराइजेशन के लिए रिव्यू का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वहां पर 6 मंथली है। इनऑपरेटिव या कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ आइडेंटिफिकेशन रिव्यू के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो एनुअली है। आप देखिए, बैंक का जो है ना, केवाईसी के जो 4 पिलर हैं, उसी में ही पूरा काम होता रहता है। पहला है एक्सेप्टेंस, कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा है मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग का मतलब ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार मॉनिटरिंग करी छोड़ दिया, नहीं, उसके ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग करनी है एनुअली, और उसको अलग सेग्रीगेट करना है। अब इसमें ये कहा है कि जैसे ही आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिए कि लेन देन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो बैंक की जवाबदारी है कि कस्टमर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए। कैसे? उसके पते पर चिट्ठी लिख के, ईमेल्स दे दीजिए, एसएमएस दे दीजिए कि आपका अकाउंट जो है पिछले समय से लेन देन नहीं हो रहा है, ये खाता इनऑपरेटिव होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि खाता को सुचारू रूप से चलाएं, अगर कोई सहायता चाहिए तो शाखा में संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करके आप उसको इन्फॉर्म करिए। अपॉन कस्टमर रिस्पॉन्स, द अकाउंट shall be considered active for the next 1 year extended period। तो ये जो रिव्यू वाला किए हैं, और ये इंफॉर्मेशन है, जैसे ही कस्टमर रिस्पांस होता है तो 1 साल के लिए कस्टमर का रिस्पांस मिल गया, तो वो 1 साल के लिए एक्टिव हो गया। और कस्टमर का रिस्पांस नहीं मिला है तो आपको इसके लिए, इसमें यहाँ पर एक लाइन और भी कहता है कि आप व्यक्तिगत संपर्क भी कर लीजिए, ड्यू डिलिजेंस भी कर लीजिए। ठीक है। अपॉन कस्टमर रिस्पांस, द अकाउंट shall बी कंसिडर्ड एक्टिव फॉर नेक्स्ट 1 year एक्सटेंडेड पीरियड। ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है, हायर स्केल में पूछता है। ओनली कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिव स्टेटस। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन है, जो ग्राहक के द्वारा इनिशिएट किया गया है, वही ट्रांजेक्शन ही इसमें एक्टिव या ऑपरेटिव स्टेटस को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट की एंट्री हो या किसी और चीज़ की एंट्री हो, तो वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता है। ये बात आप जो है जानते हैं। एग्जम्पशंस हैं, कुछ एग्जम्पशंस मतलब मान लीजिए किसी खाता में गवर्नमेंट का डीबीटी ट्रांसफर आ रहा है, तो इस बैंक को ये आरबीआई कहता है कि डीबीटी ट्रांसफर आ रहा है, तो वो कोई बेनिफिट, सामाजिक सोशल कुछ पेंशन कुछ जा रहा है, तो उसको जो है एजम्पशंस है वो, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हुआ है स्कॉलरशिप के लिए, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव। गवर्नमेंट डीबीटी जो ट्रांसफर है, जिसमें पेंशन है, आपका लाडली बहना है, ये जितने भी डीबीटी ट्रांसफर्स हैं, अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो इट सेल नॉट बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव। ये एजम्पशंस हैं। उन इसके पीछे का कारण है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एजेंसी सब्सिडी देती है, वो ड्यू डिलीजेंस करते हैं, कस्टमर जिंदा है तभी दे रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर एजम्प्टेड है। सर्विलांस एंड कैटेगराइजेशन। इनऑपरेटिव अकाउंट मस्ट बी सेपरेटली क्लासिफाइड। इनऑपरेटिव अकाउंट जो हैं वो सेपरेटली क्लासिफाइड होने चाहिए, ये कहा गया है। इनऑपरेटिव अकाउंट को अलग रख लीजिए। एंड हाई लेवल मॉनिटरिंग ऑफ सच अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर 6 मंथ। जो जो इनऑपरेटिव अकाउंट है उनकी सेपरेटली क्लासिफाई करिए, और हाई लेवल मॉनिटरिंग चाहिए ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट को 6 महीने के लिए हाई लेवल देख लीजिए, क्योंकि ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट्स में फ्रॉड हो सकते हैं। उस फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए तो यहाँ पर मॉनिटरिंग और कैटेगराइजेशन करनी है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अकाउंट्स हैं उनको आप अलग से सेग्रीगेट कर दीजिए। इनऑपरेटिव अकाउंट मैंने जिनमें लेन देन नहीं हो रहा है, और वो उसका रिव्यू आप एनुअली करते हैं। और एक हाई लेवल मॉनिटरिंग आप करिए उन अकाउंट की 6 मंथ तक, है ना। और फिर उसके बाद उनमें फॉलोअप करिए, उनको पता लगाइए, और कस्टमर रिस्पांस मिलता है तो उसको एक्टिव रहने दीजिए। क्वार्टरली कम्युनिकेशन। जैसे खाते इनऑपरेटिव होने वाले हैं या इन उसमें ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड ईमेल एसएमएस रिमाइंडर। हर तिमाही में क्वार्टरली कम्युनिकेशन होना चाहिए अकाउंट होल्डर को कि भाई आपके खाते में लेन देन नहीं हो रहा है, एवरी क्वार्टर। इसका उद्देश्य ये रहता है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई ग्राहक के साथ, तो वो जो कम्युनिकेशन है उनके वारिसों, मतलब जो लीगल हेयर तक पहुंच जाएगा।
तो आपको उसका क्लेम करने के लिए आएगा, इसीलिए क्वार्टरली कम्युनिकेशन यहाँ पर भेजेंगे। केवाईसी फैसिलिटी एट ब्रांचेस, यहाँ पर कहा गया है ग्राहकों को सुविधा देने के लिए ऑल ब्रांच मस्ट प्रोवाइड केवाईसी अपडेट फैसिलिटी टू रीएक्टिवेट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। भले ही वो जो ग्राहक है किसी दूसरे शाखा का ग्राहक है, वहाँ पर खाता खोला है, लेकिन इसकी फैसिलिटी केवाईसी अपडेट की फैसिलिटी सभी ब्रांचेस में होनी चाहिए, ताकि वो अपने खाते को, इन ऑपरेटिव खाते को एक्टिवेट कर सके। एक्टिवेट करने के लिए अपना केवाईसी प्रेजेंट करना होता है। दूसरा जो है एक आवेदन पत्र देना होता है, और एक कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना होता है। एक लेन देन उसको करना होता है, तब वो ऑपरेटिव होता है। तो ये फैसिलिटी जो है किसी भी ब्रांच में होनी चाहिए। अब आता है नो चार्जेस आर पेनल्टी। नो पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन इनऑपरेटिव अकाउंट। अगर खाता इनऑपरेटिव हो गया, इसी में ज़्यादातर पेनल्टी अभी जब कंप्लेंट वगैरह होता है ओम्बुड्समैन वगैरह में, तो आप इसी आधार पर देखिएगा इसको, कि जब भी कोई खाता है इनऑपरेटिव हो गया और उसमें मिनिमम बैलेंस है, तो उसमें कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा नॉन मेंटेनेंस का, क्योंकि वो तो ऑपरेशन में ही नहीं है, तो इसलिए इसको जो है पेनल्टी नहीं लगेगा। नो पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स। इसमें भी अगर उसमें क्या बैंक वालों को दोष दे देता है, क्या बोलता है आप प्रूफ दिखाओ कि उसको बताने गए थे, उसको इन्फॉर्म किए थे क्या, क्योंकि गाइडलाइन क्लियर है, वो बोल रहा है कि क्वार्टरली कम्युनिकेशन करना है। अगर 1 साल तक लेन देन नहीं किया है तो उसको रिस्पॉन्स भेजना है, उसके घर जाना है, सारी चीज़ें पता करना है। इसीलिए इनऑपरेटिव हो गया तो नो पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया होता है, आप उसके मेंटेन नहीं करने पर चार्जेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगेगा। नो चार्जेस फॉर रीएक्टिवेटिंग सच अकाउंट। ऐसे खाते को रीएक्टिवेट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेना है। तो ये नो चार्ज नो पेनल्टी। अब आता है डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। बैंक्स मस्ट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, नेम, एड्रेस, यूडीआरएन मंथली ऑन देयर वेबसाइट। बैंक अपने वेबसाइट में ये जो है डिटेल जो है डिस्प्ले करेगा ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट का। अनक्लेम डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट हैं जो 10 साल तक क्लेम नहीं हुए तो आरबीआई को चले जाते हैं, ताकि ये डिस्प्ले होने से उनके क्लेमेंट जो है वो पता करके क्लेम कर सकते हैं। नो डेबिट ट्रांजेक्शन विदाउट कस्टमर इनिशिएटेड रीएक्टिवेशन। अगर कस्टमर ने कोई एक्टिवेशन के लिए कस्टमर इनिशिएट नहीं किया है, तो कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसका कहना ये मतलब है कि अगर कोई खाता इनऑपरेटिव हो गया और वो एक्टिवेट जो है नहीं हुआ है, तो कोई भी डेबिट नहीं होगा। डेबिट कब होगा? जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, कस्टमर खुद इनिशिएट करेगा ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद डेबिट अलाउ होगा। ये बात कही गई है। कस्टमर अवेयरनेस। बैंक की जवाबदारी है कि बैंक डिस्प्ले करे रीएक्टिवेशन प्रोसीजर एट ब्रांचेस एंड वेबसाइट, कि खाते रीएक्टिवेट कैसे हो सकते हैं। ये जन जागृति फैलाए, अवेयरनेस फैलाए, और कैंपेन चलाए, और जो है कस्टमर के लिए या उनके लीगल हेयर के लिए ये बताए कि हम कैसे बैंक के खाते का रीएक्टिवेशन कर सकते हैं अगर इनऑपरेटिव हो गया है, या क्लेम कर सकते हैं अगर वो अनक्लेम्ड हो गया है। इसके लिए जो है बैंक जो है जागरूकता अभियान चलाए, कैंपेन चलाए, ग्राहकों को और उनके लीगल हेयर्स को ये बात पता चली। अब इस चीज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2023 में उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। उद्गम पोर्टल की शुरुआत जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने किया, ताकि जो भी पैसा अनक्लेम डिपॉजिट रिजर्व बैंक के पास डेफ फंड में चला जाता है, उस पोर्टल को रिजर्व बैंक ने डेवलप किया, जिसका फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। एक पोर्टल डेवलप किया 17 अगस्त 2023 को, टू हेल्प यूजर सर्च फॉर अनक्लेम डिपॉजिट एंड अकाउंट अक्रॉस मल्टीपल बैंक। फिर उन्होंने कुछ कैंपेन भी चलाया, जो 100 डेज 100 पे का, कि हर जिले में कम से कम 100 दिन के अभियान में जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं जिनका डेप में चला गया, उनकी लीगल हेयर को खोजिए और उनको पैसा सेटल करिए। आरबीआई दिन जो है ये अभियान भी चलाया था 1 जून से
10 सितंबर तक चलाया था, आठ है ना। तो 100 डेज का। ये किस लिए चला, ये उद्गम पोर्टल लाया ताकि जो अनक्लेम डिपॉजिट हैं या उनके अकाउंट हैं मल्टीपल बैंक में, उनके क्लेमेंट जान पाएं या उनके लीगल हेयर जान पाएं या कस्टमर जान पाए। सो उद्गम पोर्टल फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, इज ए पोर्टल डेवलप्ड बाय आरबीआई टू हेल्प यूजर सर्च फॉर अनक्लेम डिपॉजिट एंड अकाउंट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। ये जो पोर्टल है उद्गम पोर्टल, ये जो रजिस्टर्ड यूजर हैं उनको मदद करता है कि विभिन्न बैंकों में कहाँ कहाँ उनके अनक्लेम डिपॉजिट हैं या मैचिंग हो रही है उनको पता करने के लिए सेंट्रलाइज मैनर पर एक वेबसाइट पोर्टल है। अगर ये पुराना डाटा है 2024 का, क्योंकि अप्रैल 2024 में जो गाइडलाइन जारी हुए थे उसके आधार पर ये बना है, इसलिए ये मार्च 2024 तक 30 बैंक इसके पार्ट थे उद्गम पोर्टल में, और 90% अनक्लेम डिपॉजिट उसमें डिस्प्ले हो गया था। मतलब अगर भारतीय रिजर्व बैंक के पास 100 करोड़ है तो 90 करोड़ के जो क्लेमेंट हैं उनकी डिटेल उसमें डल गई थी, ये बात कह रहे हैं। अब इसके की फीचर उद्गम पोर्टल के क्या हैं यहाँ पर स्क्रीन पर हम समझेंगे। उद्गम पोर्टल के जो की फीचर हैं, ये सेंट्रलाइज सर्च मेथड है, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक एक पोर्टल दिया है जो सिंगल प्लेटफॉर्म है और सारे बैंकों के अनक्लेम डिपॉजिट, उनके क्लेमेंट या उनके जो लीगल हेयर हैं या कस्टमर है उनको जो है इंफॉर्मेशन रजिस्टर यूजर को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। जो यूज़र हैं वो अपना नाम मोबाइल नंबर से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद सर्च फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे। और सर्च पैरामीटर में वो अनक्लेम डिपॉजिट में अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमने जब खाता खोला है 2016 के बाद सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जब भी किसी कस्टमर को आप ऑनबोर्ड करते हैं तो उसका केवाईसी जो है 10 दिनों के अंदर सी केवाईसी के रूप में होना जरूरी है। तो इसीलिए ये सारे डिटेल्स के माध्यम से उसको सर्च कर सकते हैं उद्गम पोर्टल में। उद्गम पोर्टल में ये बात कही गई है कि अगर कोई नॉन इंडिविजुअल कस्टमर है, इंडिविजुअल कस्टमर तो उससे कर लेगा, लेकिन जो नॉन इंडिविजुअल कस्टमर है जैसे कि आपका कंपनी है, ये नॉन इंडिविजुअल कस्टमर हैं, इनको भी सर्च करने के लिए सुविधा दी है। गवर्नमेंट अकाउंट है वो, कोई सीओ का अकाउंट है ना, तो ये नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। द पोर्टल एल्सो अलाउड सर्चिंग फॉर अनक्लेम डिपॉजिट ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटिटी। इसमें एंटिटी के नाम से, उसके बैंक के नाम से, एथराइज सिग्नेटरी, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर होते हैं तो एथराइज सिग्नेटरी के नाम, पैन, और जो उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या टेन नंबर है, उनसे आप सर्च कर सकते हैं, ये बात कही गई है। यूडीआरएन इसका फुल फॉर्म होता है अनक्लेम डिपॉजिट रिकॉर्ड नंबर होता है। जब भी अनक्लेम डिपॉजिट भेजते हैं बैंक आरबीआई को, तो जो पोर्टल है वो यूनिक नंबर जनरेट करता है बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको अनक्लेम डिपॉजिट रिकॉर्ड नंबर कहते हैं। द पोर्टल यूजेस ए यूनिक नंबर जनरेटेड बाय बैंक टू आइडेंटिफाई अनक्लेम डिपॉजिट अलाउइंग फॉर इजी क्लेम सेटलमेंट। तो ये उद्गम के फीचर हैं जिसमें आपको सवाल पूछते हैं। अभी आता है असली मुद्दा कि नया जो ड्राफ्ट सर्कुलर है अभी 23 मई 2025 को रिजर्व बैंक ने जारी किया, उसमें अमेंडमेंट 2025 करके रिवाइज गाइडलाइन जारी करता है। ये रिवाइज गाइडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये जारी करता है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर बनाया है और उसमें अमेंडमेंट डाला है। अभी हम जो अभी पढ़ रहे थे ये सर्कुलर, यहाँ पर सर्कुलर नंबर लिखा है, जितना चीज़ अभी पढ़े हैं 1 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था और 1 अप्रैल 2024 से वो लागू था सर्कुलर, ये यहाँ पर सर्कुलर नंबर लिखा गया है। और अभी जो अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट सर्कुलर भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है उसके कुछ मुख्य अंश पढ़ लेते हैं। Depositors Education and Awareness Fund Transfer Rule. If no transaction occur in any deposit account for 10 years or the amount remain unclaimed, it must be transferred to डेफ फंड। अगर किसी भी डिपॉजिट अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन
10 साल या उससे अधिक के लिए या 10 साल से ज़्यादा अनक्लेम्ड रह जाता है तो वो डिपॉजिटर एजुकेशन डेट फंड में ट्रांसफर होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम है। ये बदलाव आ गया जो अभी स्क्रीन पर है। अभी तक के जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट या अनक्लेम डिपॉजिट आते थे, उनको जो है एक्टिवेट करने के लिए कहाँ आना पड़ता था? ब्रांच में। जैसा कि आपने अभी देखा कि ब्रांच को अ, अर्पिता जी आप बताइए, जैसे मान लीजिए किसी का अकाउंट इनऑपरेटिव होता था तो उन लोग क्या करते हैं बताइए, कैसे कैसे एक्टिवेट करते हैं? कुछ आइडिया है? इनऑपरेटिव अकाउंट किसी का हो गया तो वो ट्रांजेक्शन तो कहीं नहीं कर पाएगा, है ना? तो क्या करता था? वो ब्रांच को आएगा, ब्रांच में अपनी केवाईसी और एप्लीकेशन लिखेगा, और फिर उसके बाद ई केवाईसी होगा, और फिर एक 100 रुपये 500 रुपये जमा करेगा, फिर अकाउंट एक्टिवेट होगा। ये फैसिलिटी सभी शाखाओं में थी जो पुराने सर्कुलर में। अभी इन्होंने एक अमेंडमेंट सुझाया है या ड्राफ्ट सर्कुलर दिया है कि अब बीसी इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बीसी इन्वॉल्वमेंट होगा। आपको याद होगा 2014 में इतने सारे खाते खुले थे। 2014 में खाते खुले और अभी होगा 2000, कितना हो गया 2025, मतलब 10 साल हो गया। तो अगर 2014 से लेके एक बार खाते खोले हैं और लेन देन नहीं किए तो सब इनऑपरेटिव में चले गए। इनऑपरेटिव में चले गए तो अब वो जो खाते बीसी खोले थे 2014 में, आज है 2025, तो 2025 और 2014 11 साल हो गया। अगर वो इनऑपरेटिव होंगे, नो ट्रांजेक्शन्स होंगे कस्टमर का, तो वो चला गया होगा किसके पास? आरबीआई के पास। तो इन अकाउंट्स को एक्टिवेट करने के लिए इसमें एक बीसी इन्वॉल्वमेंट का उनमें जो है प्रोविजन दिया कि एथोराइज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसको बीसी कहते हैं, आर नाउ परमिटेड टू असिस्ट कस्टमर विथ केवाईसी अपडेट। तो यहाँ पर बीसी इन्वॉल्वमेंट कर दिया इस बार कि जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट होंगे या अनक्लेम डिपॉजिट होंगे, वहां पर एथराइज बीसी जो हैं उनको परमिशन दिया कि वो उन अकाउंट को केवाईसी अपडेट कर लेगा, एक्टिवेट कर लेगा। और केवाईसी अपडेट फैसिलिटी पैरा 6.1 में रिवाइज दिया है। बैंक मस्ट अलाउ केवाईसी अपडेट एट ऑल ब्रांचेस इंक्लूडिंग नॉन होम ब्रांच। किसी भी ब्रांच में कर सकता है केवाईसी अपडेट। वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी कर सकता है। ग्राहक ब्रांच नहीं आना चाहता है, दूर में बैठा है कहीं रूरल गांव में, वीडियो केवाईसी करके भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और सभी केवाईसी अपडेट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 का पालन करेंगे। और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो अकाउंट रीएक्टिवेशन फेलिसिटेट करेंगे। ये केवाईसी मास्टर डायरेक्शन में पैरा 38A में दिया गया है। तो ये नया जो अमेंडमेंट आया है कि जो इसमें बीसी का इन्वॉल्वमेंट होगा एक्टिवेशन में। तो ये अमेंडमेंट ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। वो भी इसलिए किया क्योंकि आप बीसी का जो कॉन्सेप्ट आया था 2014 में, खाते खोलने के लिए इतने सारे खाते खोले हैं, है ना, 58 करोड़ खाते खुले हैं। तो उन खातों में जितने एक्टिव हैं या नॉन ऑपरेटिव हैं तो वो अनक्लेम में चले गए होंगे। उनको एक्टिवेट करने या क्लेम करने के लिए ये सुविधा हो पाए, इसीलिए ये इन्वॉल्वमेंट किया है और उसमें सुझाव मांगा है। तो आज के सेशंस में आप सीख पाए कि इन ऑपरेटिव अकाउंट या अनक्लेम डिपॉजिट में जो अमेंडमेंट अभी ड्राफ्ट सर्कुलर आया है वो किसके पक्ष में हो, उसके पीछे का मंशा क्या है। आप सभी जो है सीख पाए होंगे। तो आप लोग को बताइए, ये थोड़ी जानकारी आप खुद जानते भी थे लेकिन फिर भी अच्छा लगा जानकारी, तो ज़रा चैट बॉक्स में बता दीजिए या बोल के बता दीजिए अच्छा लगा आपको जानकारी कि किस तरीके से इसके पीछे का मंशा क्या है। सर नेट का इशू है, मतलब आवाज़ मेरी नहीं पहुंच रही है आप तक। तो यहाँ पर अगर मुख्य तौर पर इसको रिवाइज करें तो इनऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बीसी का इन्वॉल्वमेंट जो है ऐड किया है ड्राफ्ट सर्कुलर में। और उसके पीछे क्या क्या कारण है मैंने डिस्कशन में बताया। हमेशा अपने ऊपर काम करते रहिए, अपना ध्यान और अपना ख्याल जरूर रखते रहिए। अपने शरीर को समझिए, अपने शरीर के जो संरचना है या उसकी जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करिए। और अपने
पूरे 24 घंटे में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, अधिक से अधिक 2 घंटा अपने शरीर को दीजिए। हमको अपना ट्रेवल करना है, हमको जो है काम करना है, तो शरीर में स्थिरता भी होनी चाहिए। और हमको कला कौशल का इस्तेमाल करना है, जीवन के सभी संरचनाओं को जानना है, और हमें उसका सदुपयोग करना है। जिस तरह मोबाइल डिस्चार्ज होता जाता है, तो घर में आने पर मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी तरह एक मोबाइल आपका जीता जागता मोबाइल है, जो है शरीर। इसका मोबाइल का रिचार्ज कब करते हैं, ये जरा चैट बॉक्स में बताइए, कब रिचार्ज करते हैं अपना? है डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट वही है इनऑपरेटिव अकाउंट, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। डोरमेंट अकाउंट का सवाल आएगा कि कितने दिनों में अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा, तो 2 साल। इनऑपरेटिव कंपनी में हो जाएगा तो 2 साल। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन दिया है बैंक को कि भाई 2 साल तक मत ले जाइए ना, इनऑपरेटिव मत करिए, पहले ही सेग्रीगेट कर लीजिए। आप 1 साल लेन देन नहीं कर रहा है तो उनको मैसेज करिए, चिट्ठी लिखिए, 3 3 महीने में जो है आप उनको चिट्ठी लिख के अलर्ट कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी तरह अपने शरीर को भी रिचार्ज करिए। और मोबाइल जैसे 8 घंटा चलता है, तो आप कितने घंटे चलेंगे उसकी, अगर बढ़ाना चाहते हैं बैटरी, तो उसके लिए अपने शरीर के संसाधनों का इस्तेमाल करिए। और आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आज एक सवाल मैंने पूछा कि आप कितने बजे उठते हैं, तो 5 बजे से पहले उठने का प्रयास करिए। भले ही कितने समय जो है आप सोएं, आप एक अभ्यास करिए। और जब भी हम लगातार कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, करके देखिए। और आप इसी तरह रोज सीखते रहिए, और रोज जो है अपने नया नया सीखने का कोशिश करते रहिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं, और आपसे विदा लेते हैं। फिर कर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के लिए, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।